कभी युद्ध हाथी और घोड़ों से लड़े जाते थे। फिर आया तोप, टैंक और मिसाइलों का दौर, जहां युद्ध और भी विनाशकारी हुआ। आज हम ड्रोन्स और सैटेलाइट की दुनिया में हैं, जहां तकनीक एक बड़ा हथियार बन चुकी है। लेकिन आने वाले चरण और भी खतरनाक हैं, और वो हैं बायोवार यानी जैविक युद्ध, जहां एक अदृश्य जीवाणु लाखों लोगों की जान ले सकता है बिना किसी गोली या हथियार के। हम बायोवार की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक संभावित एग्रो टेररिज्म का मामला सामने आया है। एक चीनी कपल जुनियोंग लियू और युनकिंग जियान पर खतरनाक फफूंद फुसेरियम ग्रेमिनेरियम को गैरकानूनी रूप से अमेरिका में लाने का आरोप लगा है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने जियान को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया है कि जिस फफूंद को स्मगल करने का आरोप लगा है वो साइंटिफिक लिटरेचर में संभावित एग्रो टेररिज्म हथियार माना गया है। यह जहरीला फंगस गेहूं, जौ, मक्का और चावल में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलाता है, जिससे हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। इस फफूंद से निकलने वाले जहरीले तत्वों से इंसानों और जानवरों में उल्टी, लीवर को नुकसान और प्रजनन से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चीन पर इससे पहले भी कोविड-19 को लेकर बायो वॉर के आरोप लगे हैं, और अब अमेरिका ने इस मामले में भी चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि सबूतों से यह भी पता चला कि जियान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई थी, और उसे चीन में इसी पैथोजन पर काम करने के लिए चीनी सरकार से फंडिंग भी मिली थी। काश पटेल ने बताया कि जियान का बॉयफ्रेंड जुनियोंग लियू चीन की एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, और वहां भी वो इस खतरनाक पैथोजन पर रिसर्च कर रहा है। इस मामले पर मिशिगन यूनिवर्सिटी ने भी सफाई दी है और एजेंसियों को मदद करने का पूरा भरोसा भी दिलाया है। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनके शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय को चीनी सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिली। हम इस मामले में संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पहले भी सहयोग कर चुके हैं और आगे भी पूरी तरह सहयोग करते रहेंगे। अब बात करते हैं बायोवॉर को लेकर चीन की तैयारियों की। चीन बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इसे आधिकारिक रूप से कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। आसान शब्दों में इसे समझें तो ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद है कि कोई भी देश खतरनाक जैविक या जहरीले हथियार ना बनाए, ना जमा करे, और जो पहले से हैं भी उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दे। लेकिन फिर भी चीन पर जैविक हथियार के निर्माण को लेकर लगातार दुनिया की नजरें रहती हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग की मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन आज भी ऐसे जैविक शोध और गतिविधियों में शामिल है जिनका डुअल यूज किया जा सकता है। इसकी वजह से यह चिंता उठती है कि क्या चीन वास्तव में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का पालन कर रहा है या नहीं। डुअल यूज ऐसे जैविक शोध हैं जो किए तो स्वास्थ्य या विज्ञान के नाम पर जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जैविक हथियारों के रूप में भी किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी चीन के आधुनिकीकरण के लक्ष्यों का एक अहम हिस्सा है। चीन की सेना से जुड़े मेडिकल संस्थान अब जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के अन्य उभरते क्षेत्रों में रिसर्च का प्रमुख केंद्र बन गए हैं। 2016 में चीन ने चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 2030 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दिमाग को काम करने के तरीके और तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल पाथवेज को बेहतर तरीके से समझना है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएलए ऐसे न्यूरोकॉग्निटिव वॉरफेयर के विकल्पों पर काम कर रही है जिनका मकसद दुश्मन के दिमाग को न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के जरिए प्रभावित करना है। यानी चीन अब दुश्मन के दिमाग को ही युद्ध का मैदान बनाने पर तुला हुआ है। चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की चाइनीज मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 में चीन ने 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायोटेक को एरोस्पेस, समुद्र और सूचना परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ एक प्रमुख फोकस के क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय रणनीति के उभरते उद्योगों के लिए सूचीबद्ध किया था। और इसके प्रमुख घटकों में सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोलॉजिकल ब्रीडिंग, इकोलॉजिकल प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन शामिल हैं। बेशक जैविक हथियार कार्यक्रम को लेकर ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चीन जैविक तकनीकों को एक नई ताकत के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अगर चीन बायोवार की ओर आगे बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा खतरा भारत को ही हो सकता है। और भारत के लिए खतरा दो तरफा भी है। भारत के लिए चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी एक संभावित खतरा है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की भी खबरें आई थी। 2020 में खोजी पत्रकार एंथनी क्लान ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समाचार वेबसाइट द क्लैशन में एक खबर छापी। इसमें दावा किया गया कि चीन और पाकिस्तान ने 3 साल का एक गुप्त समझौता किया है जिसका उद्देश्य बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज यानी जैव युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। इस समझौते के तहत चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
वही इंस्टीट्यूट जहां से कोविड को निकलने की बात होती है और पाकिस्तान के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी डेस्टो के बीच उभरती संक्रामक बीमारियों पर अनुसंधान में सहयोग को लेकर बातचीत पर समझौता हुआ। हालांकि पाकिस्तान और चीन दोनों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरह मिसाइल और परमाणु तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग किया है, ऐसे में किसी भी क्षेत्र में साझेदारी की संभावना को पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। कोविड 19 महामारी के बाद भारत की जैविक सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। डीआरडीओ से लेकर आईसीएमआर और एनसीडीसी ने जैविक खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने की अपनी क्षमता बढ़ाई है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं और विश्व के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में शामिल भारत के लिए कृषि क्षेत्र की जैव सुरक्षा को लेकर अभी भी तेजी से काम किए जाने की जरूरत है। सीमा पर बायो सर्विलांस को बढ़ाए जाने की भी जरूरत है और जो प्राइवेट लैब्स काम कर रहे हैं उनको भी एक तंत्र के तहत सिक्योरिटी लूप में जोड़ने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा योजना का अभाव भी भारत को जैविक हमले की स्थिति में मुश्किल में डाल सकता है। जैविक खतरा अब केवल किताबों या लैब्स की बात नहीं रही, बल्कि वो इस दुनिया की एक सच्चाई बन चुका है। अमेरिका के फफूंद के मामले की कानूनी लड़ाई बेशक अमेरिका में चले, लेकिन इसने दुनिया भर के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं और चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में भारत को जैविक खतरे से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है।